ठीक है, देखिए एक वॉल है और एक फ्लोर है। एक वॉल एक फ्लोर, वॉल फ्रिक्शनलेस है और फ्लोर रफ है। यहाँ पे एक रॉड है जिसका मास m, लेंथ l है, और ये रॉड हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल बनाया हुआ है, और इस एंड पे एक पर्सन है इस सेम मास का, इतना रॉड का मास है। तो पर्सन बैठा हुआ था, तो उसको बन के क्या बैठ के कर रहा है, काम ही है चलना, तो मैं चलता हूँ, टिक 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 ऊपर कर जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे पर्सन ऊपर कर जा रहा है, तो बताइए इस दीवार के नॉर्मल डायरेक्शन पे, इस वॉल फ्लोर से नॉर्मल डायरेक्शन पे, प्लस फ्लोर का जो फ्रिक्शन फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा सोचते हैं। इनिशियली इक्विलिब्रियम है। हाँ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और हमेशा है। जब वो पर्सन मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, धीरे धीरे स्लोली, यही को तो स्लोली जा रहा है, स्लोली, इतना स्लोली कि उसका स्लोली है तो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट जीरो होगा और कांस्टेंट होगा। वंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, फोर्स विल बी जीरो। तो हम इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करेंगे। तो एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में यहाँ का n1 तुम ऐसे दिखाओगे, और किसी टाइम पे इस इंसान को चेंज करके आप लिख लो कि इंसान यहाँ पर आ गया, और इस डिस्टेंस को मैंने अपने मन से x मान लिया। इस एंड से n2 आएगा, इस रॉड का mg मैंने ऐसे दिखा दिया, और इस पर्सन का mg मैंने ऐसे दिखा दिया। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स मैंने ऐसे बना दिया Fr। तो रॉड की mg, पर्सन की mg, सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन बिकॉज ऊपर फ्रिक्शन लेस है। ओके ठीक है, अब देखो हम कमेंट करेंगे सबसे पहले ना n1 वाला कमेंट करेंगे, हिम्मत रखते हैं ना, n1 वाला कमेंट करते हैं। और n2 वाला भी देखो, देखो सब ये दिमाग का खेल है। एफ एक्स एफ वाई लिखना पड़ेगा ना, लिख लो एफ एक्स, एक्स फोर्स बैलेंस करता है। जब एक्स में फोर्स बैलेंस करो ना, एक्स में फोर्स बैलेंस करोगे एक्स में, तो ये n1 है और ये फ्रिक्शन है अपोजिट। वाह, तो n1 और क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, मतलब n1 बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, n1 घटेगा फ्रिक्शन घटेगा, ये हमेशा होगा, पर्सन कहीं भी हो। गुड। y में फोर्स बैलेंस करते हैं, तो y में कौन सा, एक n2 है और ये mg नीचे को रहा है। ओके, n2 बराबर 2mg। ओके, मतलब पर्सन कहीं पर भी हो, x कुछ भी हो, n2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस मींस n2 विल बी कांस्टेंट। तो मैं क्या कहूंगा कि ग्राउंड से जो नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है वो इस पे असर नहीं पड़ेगा कि पर्सन बीच में किनारे की कहाँ है, कहीं भी रहेगा, n सेम रहेगा। अच्छा एक बात बताएं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि n1 को बढ़ना चाहिए, इस n1 को बढ़ना चाहिए। पता है कैसे समझ सकते हो, तो फिर फ्रिक्शन को भी बढ़ना चाहिए, कॉमन से समझ में आ रहा है। तुम ना घर में सीढ़ी है, घर पे सीढ़ी अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो पापा से कहना खरीद के रख दे। तो सीढ़ी दीवार में ऐसे लगा दो, और जो ऊपर का दीवार है ना, फ्लोर से दीवार तक ऊपर की दीवार पे कह दो कि पापा थोड़ा सीढ़ी का जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे अपना हाथ रख दो, आप उनके हाथ पे अपना सीढ़ी रख देना। अब तुम खुद कल्पना करो कि अगर तुम नीचे से चढ़ रहे हो, तो पापा को हाथ में दर्द कब ज्यादा महसूस होगा, जब तुम ऊपर होगे कि तुम नीचे रहोगे। तुम कल्पना करके जब तुम चढ़ोगे ना, तो ये और उसको प्रेस करेगा, तो पापा कहें अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसे बेटे मिल गए मुझे। इसका मतलब पता है क्यों मेरा दिमाग काम कर रहा है, कॉमन सेंस कह रहा है कि जैसे से तुम ऊपर को जाओगे n1 बढ़ेगा। अच्छा जी, तो n1 इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इक्वेशन है चला। n2 कांस्टेंट। अभी रुको 2 मिनट के लिए, ये तो मैंने कॉमन सेंस से बताया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करते हैं, इस पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो करते हैं। फायदा क्या होगा इसके बाद टॉर्क जीरो करने का, ये जो फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है इसलिए जीरो हो जाएगा, n2 इसी से पास कर रहा है इसलिए जीरो हो जाएगा। अच्छा इस mg और इस mg का टॉर्क लिखते हैं,
इस सेंस को प्लस मान लिया दिस सेंस इज पॉजिटिव, तो इस mg क्या लिखोगे, mg इंटू लाइन ऑफ फोर्स की इस लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, इस लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी यहां से, ठीक है। तो ये है L/2, देखना ये है L/2 ना, सेंटर ऑफ मास है L/2, और ये परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, तो एंगल 53 डिग्री है, तो इसको तुम क्या बताओगे, L/2 cos 53, लिखोगे mg L/2 cos 53 डिग्री। अब बच गया ये वाला mg, तो इस mg क्या लिखोगे, प्लस mg इंटू ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी x है, ये एंगल 53 डिग्री है, तो बनेगा x cos 53, सेंस वही बनेगा घुमाने का, ऐसे ही तो हम इसको लिखेंगे x cos 53 डिग्री। mg का टॉर्क लिख लिया, इस mg का लिख लिया, और N2 अब फ्रिक्शन 0 हो गया। अब आ गया N1 का जो टॉर्क आएगा उल्टा सेंस में आएगा, देखो N1 इससे ऐसे दे रहा है, जबकि मैंने इसको पॉजिटिव माना है, तो N1 का टॉर्क क्या आएगा, एंड दिस सेंस इज नेगेटिव, हम क्या लिखेंगे, माइनस N1 इंटू और लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी इस पॉइंट से वो कितना आएगा, ये पूरी दूरी आएगी, और ये दूरी इक्वल है, तो अगर ये L है तो क्या आएगा, L sin 53 डिग्री, दिस वन इज L sin 53 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहां से इसको इधर भेज दो तो बन गया इक्वालिटी लग गई। अब तुम यहीं से समझ सकते हो कि मैं समझ चुका हूं कि क्या होने वाला है। देखो ये टर्म्स कांस्टेंट है, ये पूरा का टर्म कांस्टेंट है, देखना ये टर्म कांस्टेंट है, और L sin 53 कांस्टेंट है। N1 अगर इस x को बढ़ाओगे तो N1 क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो जितना ही ये ऊपर को जाएगा N1 इंक्रीज करेगा, मतलब N1 को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। Once N1, if x increases, N1 increases. If N1 increases, then friction increases. Have any doubt? तो इसमें कह रहा है कि एक वॉल है, एक फ्लोर है, वॉल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 है, फ्लोर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, रॉड का मास 10 kg है, एंगल 53 डिग्री है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम बोथ सरफेस, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। इफ रॉड इज इन जस्ट स्लीपिंग कंडीशन, रॉड विल बी इन जस्ट स्लीपिंग कंडीशन, जो स्लीप करने की कंडीशन पे, तो बताइए। तो इस स्लीपिंग का बहुत बड़ी खासियत है, अगर स्लीपिंग नहीं होती ना तो फिर कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता। क्यों मुश्किल हो जाता, देखो यहां से N1 दिखाते, यहां से N2 दिखाते, यहाँ का फ्रिक्शन F1 दिखाते, यहाँ का F2 दिखाते, 4 अननोन हो गया, 4 अननोन, और सारे फोर्सेस इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो मैंने कहा था ना कि 4 अननोन को सॉल्व करना असंभव हो जाएगा, कोई फिक्स रूट नहीं आएगा, 3 इक्वेशन बनेंगे। इसीलिए मैंने स्लीपिंग कंडीशन दे दी, क्योंकि स्लीपिंग कंडीशन देने के बाद तुम्हें 3 अननोन बस दिखेंगे। देखते हैं, रुको भी, तीन अननोन दिखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड रुको, जस्ट स्लीपिंग कंडीशन में ना इसको हटा दो, तो लिखो मीटू, ऑल्सो फाइंड मीटू, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, बोलो क्या बोल रहे थे, एफबीडी बनाएंगे। यहां से N1 दिखाओ, यहां से N2 दिखाओ, रॉड का एमजी दिखाओ, और
ऐसे स्लिप करना, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे स्लिप थोड़ी करेगा। रॉड कैसे रखोगे दीवार पे तो स्लिपिंग कैसे होगी? स्लिपिंग जो है वो ऐसे होगी। ये कौन सी स्लिपिंग है? क्या रॉड के ऊपर चढ़ जाएगा क्या? जब स्लिप ऐसे करेगा तो जब बॉटम पॉइंट इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये नीचे आ रहा है ना तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। देखो इधर जा रहा है फ्रिक्शन इधर, ऊपर वाला नीचे आ रहा है फ्रिक्शन ऊपर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा यहाँ पे, तो ऊपर को काम करेगा। दिस वन इज म्यू 0.1 इंटू n1 लिखेंगे, 0.1 इंटू n1। यहाँ पे फ्रिक्शन हम इधर दिखाएंगे, दिस इज μ2 इंटू n2। बाकी को इरेज कर दिया जाए ताकि डायग्राम अच्छे से बनाया जा सके। और यहाँ पे फ्रिक्शन μ2 इंटू n2 लिखेंगे। अब चेक करो अननोन कितने हैं। n1 अननोन है, n2 अननोन है, और μ2 अननोन है, और कोई नहीं है। इसीलिए μ2 दे दिया, क्योंकि जो μ2 मैंने दिया था ना 0.2 के केस में, तो हो सकता है कि लिमिटिंग कंडीशन पर हो ही ना, वो वैल्यू नहीं आया। अब इस कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए, इसे मैं चेंज कर लिया था। चलो पहला काम x में फोर्स बैलेंस करते हैं। तो x में ये वाला फोर्स n1 इधर है, n1 देखो n1 इधर है, ये वाला फोर्स इधर है, माइनस μ2 n2 इज 0। अब y में फोर्स बैलेंस करते हैं। y में ये फोर्स ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है। तो 0.1 n2 n1 प्लस n2 माइनस 10g बराबर 0। तो 0.1 n1 प्लस n2 माइनस 10g बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड है टॉर्क का, इसके बाद टॉर्क 0 करेंगे, इसके बाद टॉर्क 0 करेंगे। तो n2 और म्यू n2 का टॉर्क 0 आ गया। ये तो फोर्स पास करना है तो इसीलिए इसके बाद लिख रहा हूँ। तो इन दोनों का टॉर्क 0 हो गया। अब बच गया इसका, इस 10g का। तो 10g का ये दूरी क्या होगी? ये l/2 होगी ना, l/2 होगी। तो आप लिखेंगे 10g इंटू l/2 cos 53 डिग्री। और सेंस, ये सेंस आ रहा है ना, ये सेंस आ रहा है, इसको प्लस मान लिया। तो 10g का टॉर्क लिखा 10g इंटू l/2 का cos 53 डिग्री। अब इसका हो गया। अब बच गया इस n1 का। तो n1 का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट। तो n1 लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी ये है ना, ये है, ये दूरी और ये दूरी बराबर आएगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर आएगी। तो क्या लिखेंगे? लेकिन सेंस उल्टा आएगा। देखो n1 ऐसे घुमाएगा, ऐसे, जबकि ये ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, n1 उल्टा घुमा रहा है। लिखेंगे माइनस n1 इंटू ये दूरी ना, ये दूरी और ये दूरी बराबर आएगी ना। देखो ये दूरी बराबर आएगी। तो अगर ये l है तो क्या बनेगा? l sin 53। तो l sin 53 डिग्री। अब इस फ्रिक्शन का टॉर्क लिखना पड़ेगा 0.1 n1 का। तो 0.1 n1 वाला फोर्स ऐसे है ना, ऐसे है। तो ये पॉइंट इधर है जिसके बाद टॉर्क लिखना है। तो ऐसे घुमा रहा है ना ऐसे, तो ये सेंस अगेन देखो माइनस आ गया, माइनस, क्योंकि आपने इस सेंस को पॉजिटिव माना है, इस सेंस को पॉजिटिव माना है। देखो इस सेंस को पॉजिटिव माना है, जबकि म्यू n1 वाला ऐसे घुमा रहा है, ये जो म्यू n1 आ रहा है वो ऐसे घुमा रहा है ऐसे। तो माइनस साइन लिखेंगे, माइनस साइन इंटू 0.1 n1 इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से, एक्सिस ये है ना, तो इस लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी ये कितनी आएगी? अगर ये l है तो मैंने कहा l cos 53, दिस इज l cos 53 डिग्री एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो l से l कैंसल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गया? 10g बाई 2 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू, इधर भेज दो तो बनेगा n1 कॉमन आएगा, बनेगा sin 53 डिग्री
प्लस 0.1 cos 53 डिग्री। बस इक्वेशन नंबर थर्ड। तो तुम समझ सकते हो इक्वेशन थर्ड से तुम्हें n1 मिल जाएगा। n1 मिल गया, n1 मिल गया। इस n1 को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, n2 मिल गया, गुड। n2 को यहाँ प्लेस कर दो, n1 को फिर यहाँ प्लेस कर दो, μ2 मिल गया। आ गया आंसर। कोई डाउट हो तो पूछो। गो। इसमें क्या है, एक वर्टिकल रॉड है, उसमें एक वर्टिकल रॉड है ऐसा। तो मैंने क्या किया कि इसमें एक होल मार के कील समझता ना, काटिल कील, कील इसमें ऐसे लगा दिया। इस कील में क्या किया, ये एक रॉड है, इस रॉड को कील में लगा दिया, एक्सिस बन दिया, यहाँ पे एक्सिस बना दिया, इस एक्सिस में कील ऐसे लगा दिया। फिर इस एंड को एक रस्सी से बांध के खुट्टी में बांध दिया, क्लैंप में, और इस एंड से L/4 दूरी पे सेम मास के एक ऑब्जेक्ट पे लटका दिया। पूछ रहा है ये हिंज रिएक्शन कितना होगा। तो ये जो कील है, इस एंड का कील, वो इस रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब ये कील कितना फोर्स लगा रहा है। फाइंड हिंज रिएक्शन। हिंज फ्रिक्शनलेस है, मान के चल जाएगा, हिंज इज फ्रिक्शनलेस, हिंज इज फ्रिक्शनलेस। और नहीं दिया गया हो तो डिफॉल्ट केस में क्या मानोगे, फ्रिक्शनलेस। काम क्या करना है, एफबीडी बनानी पड़ेगी। हर बार एक ही काम करना है, एफबीडी बनाना, बस जिंदगी यही है, एफबीडी बनाते हैं। तो देखो इसका टेंशन टी तुम ऐसे दिखाओगे, इस एंगल को हटाता हूं 53 डिग्री का, तो यहां का टेंशन टी मैंने ऐसे दिखा दिया, एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। इस रॉड का mg नीचे को दिखाऊंगा पार्टिकल का, और इस रॉड का mg यहां पे नीचे को दिखाऊं, ठीक है। और ये जो हिंज रिएक्शन है, ये एक फोर्स x में ऐसे दिखाओगे Fx, और एक फोर्स ऐसे दिखाओगे Fy। तो जब भी तुमसे कहे ना हिंज रिएक्शन, अलग से रिपीट कर रहा हूँ, हिंज रिएक्शन, हिंज रिएक्शन का फोर्स एक x में दिखाना, एक y में दिखाना, इसमें अलग पेज लिख रहा हूँ, हिंज रिएक्शन। कोई क्या है, फ्रिक्शन लेस हिंज है, फ्रिक्शन लेस हिंज। जब भी कोई इसकी बात करेगा कि फ्रिक्शन लेस हिंज है, एक रॉड है ऐसा, और ये एक्सिस है इसका, ये एक्सिस है, ये हिंज है। तो कोई पूछे कि इस हिंज का फोर्स दिखाइए, तो क्या करोगे, रिपीट कर रहा हूं, अ फ्रिक्शन, लिखो इस लाइन को, अ फ्रिक्शन लेस हिंज ओनली प्रोवाइड फोर्सेस, वर्ड है, अ फ्रिक्शन लेस हिंज ओनली प्रोवाइड फोर्सेस, लिख लेना इसमें, अ फ्रिक्शन लेस हिंज ओनली प्रोवाइड फोर्सेस। तो Fx ऐसे दिखाना रॉड के ना, Fy ऐसे दिखाना, अगर डायग्राम ऐसा होगा तो। अगर रॉड का ऐसा है, ठीक है, और एक्सिस ये है, तो तुम्हारी मर्जी है, इधर तुम चाहो तो Fx ऐसे दिखा दो, इधर तुम चाहो Fy ऐसे दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पूछे यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स F नेट, तो √Fx² प्लस Fy² आएगा। और कोई पूछे कितने एंगल पे काम करेगा, तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स यही F है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या आएगा, Fy/Fx। तो एंगल भी निकाल सकते हो कि नेट फोर्स किस एंगल पे काम कर रहा है। बट सिर्फ Fx Fy शो करना,
क्योंकि एफ में कहीं तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। बट कोई पूछे नेट फोर्स तो रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर। कोई पूछे कि एक्स से कितना एंगल बना रहा है तो टेन एफ आई बाई एफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई पूछे एफ कितना आएगा, कोई पूछे यहाँ का एफ कितना होगा तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर का अंडर रूट। और कोई पूछे कितना एंगल पे काम करेगा तो हॉरिजॉन्टल से तो टेन थीटा इज एफ आई बाई एफ एक्स। एक और चीज, या तुम इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो। किसी ने कहा कि सर हम एक्स एक्सिस ना इसके अलग मानेंगे, ऐसे मानेंगे, एफ एक्स ऐसे दिखाएंगे, एफ वाई ऐसे दिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस उस स्टैंड पे रोटेट कर रखी है, एफ एक्स ऐसे एफ वाई ऐसे उसके अनुसार जिस वक्त इक्वेशन लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पे भी जब तुम लगाओगे अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर तो जो मैग्नीट्यूड आएगा, और यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड आएगा एकदम सेम आएगा। लेकिन हाँ, ये एफ एक्स और ये एफ एक्स अलग अलग आएगा, इसलिए अलग अलग आएगा, डायरेक्शन अलग अलग है ना, बट नेट रिजल्टेंट सेम आएगा। ये एफ डैश, ये एफ वाई डैश। अब कोई पूछे तुमसे कि बताओ रॉड के साथ कितने एंगल बना रहा है तो रॉड के साथ ऐसे रिजल्टेंट दिखा देना तो tan थीटा इज एफ वाई डैश अपन एफ एक्स डैश। तो सेकेंड डायग्राम में जो एफ वाई डैश अपन एफ एक्स डैश बनेगा वो रॉड के साथ एंगल बनेगा, और फर्स्ट डायग्राम में जो tan थीटा बराबर एफ वाई बाई एफ एक्स बनेगा वो एक्स एक्सिस एंगल बनेगा। बस यही होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा और चीजें वही होंगी। बट तुम पाओगे कि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू दिस वन। ये इजी कैलकुलेशन होता है, मतलब रॉड के अलोंग एफ एक्स मानो और रॉड के परपेंडिकुलर एफ आई मानोगे, कैलकुलेशन इजी होगा। यहाँ देखो ये भी कैलकुलेशन इजी देगा, क्यों? क्योंकि एफ एक्स रॉड के अलोंग माने हो, एफ आई रॉड के परपेंडिकुलर माने हो, तो रॉड के अलोंग मानोगे और परपेंडिकुलर, तो कैलकुलेशन हमेशा इजी जाओगे। तो फ्रिक्शन लेस हिंज के लिए तुम डायग्राम ऐसे बनाओगे। इसके बाद जब मैं कहूंगा फ्रिक्शन लेस हिंज, तुम क्या कहोगे? सर डायग्राम ऐसे बनाना है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट रफ हिंज। कोई कहे कि हिंज रफ है तो यही डायग्राम में एक अलग से ऐड हो जाएगा। जैसे ये है एफ एक्स एफ वाई और एक ऐसा टॉर्क दिखाया जाता है, टॉर्क दिखाया जाता है, टाउ टाउ दिखाया जाता है। मतलब एक रफ हिंज प्रोवाइड फोर्सेज एज वेल एज टॉर्क, चाहे टॉर्क इस सेंस का दे चाहे इस सेंस का दे। जैसे यही है, ये जैसे गिरना चाहता है ना, गिरना चाहता है तो हिंज क्या करेगा, उल्टा टॉर्क लगाता है ऐसे ताकि ना गिरे। तो एफ एक्स एफ वाई के साथ साथ एक एक्सटर्नल टॉर्क देता है जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करता है। तो इस लाइन को भी लिख लो, रफ हिंज प्रोवाइड फोर्सेस एज वेल एज टॉर्क, रफ हिंज प्रोवाइड फोर्सेस एज वेल एज टॉर्क। यही चीज अगर इसके लिए बनाते एंगल पे, ये बस इतनी चीजें याद रखोगा। बैक कैलकुलेशन पे आता हूं। देखो एफिड बना लिया, अननोन कितने हैं? 3, एफ एक्स एफ आई और टी। आंसर आ जाएगा। एक्स में बैलेंस करो, एफ एक्स इधर है माइनस एफ एक्स, देखो माइनस एफ एक्स, और इस टी का एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है टी साइन 53, और आएगा इधर ना, आएगा इस डायरेक्शन में। इस टी का जो कंपोनेंट इधर आएगा, इधर लिखेंगे प्लस टी साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 0। एक्स में और कोई फोर्स नहीं है, एक एफ एक्स होगा, एक टी का एक कंपोनेंट होगा। वाई में फोर्स बैलेंस कराते हैं, वाई में एफ वाई है, इस टी का ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस 53, तो टी कॉस 53 डिग्री। ये वाला एम जी नीचे, ये भी एम जी नीचे है, -2 mg इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अगला टॉर्क का,
टॉर्क बना दो ना इसके अबाउट, इससे दो फोर्सेस पास कर रहे हैं, ये और दोनों अननोन है, इसके बाद टॉर्क लिख दो, लाइक किसी के बाद लिखोगे 3 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, जिससे ज्यादा फोर्स पास करते हैं स्पेशली उसके बाद लिखी जाती है ताकि इक्वेशन छोटा बने। तो इसके बाद टॉर्क 0 करो, तो एफ एक्स एफ वाई तो इसी से पास कर रहा है, देखो एफ एक्स एफ वाई इसी से पास कर रहा है, तो टॉर्क क्या आ जाएगा 0। अच्छा, इस mg का टॉर्क इसके अबाउट इस सेंस में आएगा ना, इस सेंस में प्लस मान लो, तो mg ऐसे घुमाएगा प्लस मान लो, ये वाला mg भी ऐसे घुमाएगा प्लस मान लो, क्या लिखोगे प्लस mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू, ये वाली दूरी। फिर इस mg का बनेगा प्लस mg इंटू ये बनेगा 3l बाई 4। कैसे भाई, ये दूरी l बाई 4 है, ये पूरी दूरी l है, देखो ये पूरी दूरी l है और ये l बाई 4 है, तो पूछे ये दूरी बताओ, तो 3l बाई 4। अब बच गया t के का टॉर्क इसको लिखना है, तो t के कंपोनेंट्स लिख लो ना, सीधी सी बात, ऐसे भी लिख दो r इंटू एफ परपेंडिकुलर टॉर्क, हमेशा r परपेंडिकुलर इंटू एफ थोड़ा लिखो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। इस t के कंपोनेंट्स कर लो, ये कंपोनेंट बनेगा इट इज t cos 53 डिग्री, और एक बनेगा ये t sin 53 डिग्री, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है ये साइन। अब देखो तो F परपेंडिकुलर क्या है, R क्या है, R ये दूरी होगी L, और इस L पे परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है t cos 53, तो यही टॉर्क देगा, लेकिन ये टॉर्क ऊपर से उल्टा सेंस में आ रहा है, उल्टा सेंस में, जो कि मैंने इस सेंस को प्लस माना है, तो क्या लगाओगे माइनस t cos 53 डिग्री इंटू L एंड दैट इज 0। L कम L कट जाएगा, तो तुम समझ सकते हो, यहां से t सॉल्व होकर ला दूंगा, t आ गया, और इस t को उठा के इसमें रखोगे एफ एक्स, यहाँ रखोगे एफ वाई, कोई पूछे हिंज रिएक्शन, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, बस दिस वन इज द आंसर। अब कोई पूछे कितने एंगल पे काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो tan थीटा इज एफ वाई बाई एफ एक्स। हैव एनी डाउट टेल मी। फाइंड फोर्स फ्रॉम सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रॉड है, L बाई 4 दूरी पे एक मास हैंग कर रहा है, और ये सपोर्ट L बाई 4 दूरी पे है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल पार्ट है। क्या करेंगे, ये वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो बनाओ, इस सपोर्ट से फोर्स तुम ऐसे दिखाओगे N1, इस सपोर्ट का फोर्स N2 दिखाना, इसका वेट mg ऐसे दिखाना, रॉड का मास m है ना, तो फिर यहाँ पे उसका mg होगा, और उसका इस एंड से दूरी L बाई 2 होगी, इस एंड से दूरी L बाई 2 होगी ना, तो अगर ये L बाई 4 है तो ये भी L बाई 4 होगा। बस y में फोर्स बैलेंस कर देना, N1 प्लस N2 बराबर 2 mg, और दूसरा किसी एक पॉइंट पर टॉर्क 0 कर देना, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। इक्वेशन समझ सकते हो, y में फोर्स क्या लिखोगे N1 प्लस N2 माइनस 2 mg बराबर 0, देखो N1 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 N2 mg mg नीचे 0। अगला क्या करेंगे, इसके बाद टॉर्क 0 कर दो, तो N1 का 0 आएगा, इस mg का mg इंटू एल बाई 4, इस mg का mg इंटू एल बाई 2, टॉर्क इक्वेशन क्या लिखोगे mg इंटू एल बाई 4 प्लस mg इंटू एल बाई 2, और ये जो N2 है वो उल्टा टॉर्क देगा, तो माइनस N2 इंटू 3l बाई 4 इज इक्वल टू 0। बस दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट